Okay, so let's start with your first session. So you all have enrolled in front end or web designing or the full stack development course. ठीक है, तो सभी के अलग अलग प्रोग्राम है, किसी का कोई कोर्स है, किसी का कोई है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस भी हैं. Now, the thing is कि that कोई भी वेबसाइट when we are trying to build a website, तो websites are divided into two parts, जिसको एक को हम front end कहते हैं, the second one is called the back end part. तो वेबसाइट में सबसे पहला पार्ट जो होता है that is called the front end part. तो यूजली हम लोग हमेशा वेबसाइट को फ्रंट एंड से बिल्ड करना शुरू करते हैं, बट वेबसाइट में फ्रंट एंड क्या होता है एंड बैक एंड क्या होता है, बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग. तो पहले हम लोग वहीं से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आई जस्ट ओपन माय ट्यूटोरियल, क्योंकि आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वो पूरा ऑनलाइन मिलेगा थ्रू माय दिस वेबसाइट. तो इस ट्यूटोरियल से ही आपको पूरा गो थ्रू करना है आर्टिकल्स को, और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सभी के आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे होंगे. ठीक है, मीन जैसे हम एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे तो एचटीएमएल के सारे टॉपिक्स आपको इसी सीक्वेंस में मैं कवर करने वाला हूँ. ठीक है, सो यू ऑल हैव टू डू दिस. आप इसको नेक्स्ट करते जाओ. एंड जो ये ब्राउजर है ये भी एक मीन्स मैंने एक स्मार्ट वे में बना रखा है. लाइक व्हेन यू ओपन विद योर फर्स्ट ब्राउजर तो आपको ये सारे लिंक्स ब्लू दिखेंगे. देन आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो इनके कलर पर्पल होते जाएंगे एंड यू कैन सी अ चेक मार्क. तो ये चेक का जो मार्क है वो ऊपर दिखता रहेगा. सो दैट मीन्स दीज आर्टिकल आर रेड. आपने इनको पढ़ लिया है. ठीक है, तो यू कैन मूव अहेड. मीन्स आपको एक ट्रेस भी रहेगा कि हाँ आपने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं. So the today's topic is basically the front end and the back end part, जिसको हम full stack development कहते हैं. And by today मैं ज़्यादा coding पे focus नहीं करूँगा. I'll focus on the terms, like terminologies क्या क्या हैं, what is front end, what is back end, आप लोगों की job profile क्या रहेगी, आपको आगे जाके क्या करना है, front end वाले क्या करते हैं, back end वाले क्या करते हैं. Okay? So let's start with the very basics. What is a full stack web development? जैसे me myself, so I'm a full stack web developer. तो मैं एक full stack developer हूँ, क्योंकि full stack developer क्या करता है, एक पूरी वेबसाइट को अकेले बिल्डअप करता है. So वेबसाइट बनाने में there are two portions, a front end and the back end part. तो जो कैंडिडेट दोनों पार्ट पे वर्क करता है, यूजली जितने भी आपको एक्सपीरियंस डेवलपर मिलेंगे वो सारे फुल स्टैक ही होते हैं. तो फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली दोनों काम करते हैं. मीन्स वो वेबसाइट के फ्रंट पे एंड वेबसाइट के बैक एंड पे दोनों पे वर्कआउट करते हैं. नाउ बोथ आर डिफरेंट. फ्रंट एंड अलग होता है एंड बैक एंड अलग होता है. तो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, एंड लाइक आई टोल्ड यू कि आप सभी ने माइक्स म्यूट कर रखे हैं, दैट्स गुड. बट इफ यू हैव एनी डाउट, बीच में आपको कुछ क्वेश्चन हो, यू कैन सिंपली जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेश्चन, और इवन यू कैन यूज द चैट विंडो, क्योंकि चैट इनेबल्ड है. तो आपको किसी को डाउट हो, इफ यू डोंट वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, लाइक अगर आपके यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो तो आप चैट विंडो को भी यूज कर सकते हो. सो नॉर्मली द फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स कैसे चलती हैं? एनी आइडिया? हम कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे ओपन करते हैं, लाइक आपके सामने ट्यूटोरियल की वेबसाइट ओपन है, आपके सामने techedup.com की, या मैंने जो techedup की मेन वेबसाइट है. ठीक है, एंड इवन आई हैव माय ओन पर्सनल वेबसाइट नाउ. तो मैंने अपनी खुद के डोमेन पे वेबसाइट ली है, बट अभी मैंने उसको प्रॉपर होस्ट नहीं किया. ओनली थिंग इज कि जस्ट अभी एक सिंगल सा पेज बनाया है. आई हैव टू वर्क इट आउट, प्रॉपर साइट बना के इस पे वर्क करना है मुझे. तो हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक्चुअली वेबसाइट चलती कैसे है, लाइक ये वेबसाइट कैसे चल रही है, ये वेबसाइट कैसे चल रही है. तो वेबसाइट के चलने की प्रोसेस कैसे होती है? हम ब्राउजर पे जब एक वेबसाइट को टाइप करते हैं यूआरएल, तो ये इंटरनली जो पीछे बैकएंड में प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, क्या काम हो रहा है पीछे इंटरनेट के थ्रू? एनी आइडिया कि वेबसाइट्स कैसे चलती हैं? नहीं सर, हम्म, फिलहाल तो कुछ नहीं पता सर. सर ओके, कोडिंग से चलती होगी. यस कोडिंग से चलती है, बट कैसे, क्या मतलब कोडिंग का काम क्या होगा यहाँ पे नीलम? एनी गेस? फ्रंट एंड एंड बैक एंड के अकॉर्डिंग जब हम फ्रंट एंड यूज करते हैं और बैक एंड एसक्यूएल सॉरी सर्वर के थ्रू वर्किंग प्रोसेस रहता है. बिल्कुल. तो किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज वी नीड अ वेब सर्वर, और सर्वर बैकएंड पे होता है. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट चलती कैसे है, मैं बहुत सिंपल वे में या सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूंगा. एंड आई वोंट यूज द वेरी हार्ड और जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं मैं अभी उनको यूज नहीं करूंगा. मैं नॉर्मल टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, लाइक सर्वर क्या होता है ये तो सबको पता है. बट इफ यू फाउंड कि मैंने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो आप लोगों को समझ नहीं आया, देन जस्ट सिंपली रेज योर क्वेश्चन, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, सो व्हाट हैपन कि लाइक आप सभी को पता है कि 1970s के टाइम पे इंटरनेट स्टार्ट हो गया था. तो 1970 1970 हम सभी के बर्थ से पहले इंटरनेट स्टार्ट हो चुका था.
तो इंटरनेट आया तो कंप्यूटर्स का क्या नेटवर्क बना और 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, मतलब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर सकते थे किसी भी रिमोट लोकेशन पे। एंड स्टार्टिंग में तो नॉर्मली इंटरनेट टेलीफोन वायर्स के थ्रू ही चलता था, जिसको हम लोग कहते थे डायल अप इंटरनेट। तो काफ़ी देर तक, और इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी स्लो रही रही थी शुरू-शुरू में। तो काफ़ी देर तक यही प्रोसेस चलती रही, ठीक है? एंड फिर ईमेल सर्विसेज़ आई 1983 या 84 में। तो 2 लोग आपस में मीन्स मेल्स को इंटरनेट के थ्रू भी भेज सकते थे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ईमेल, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही मेल जा रही थी। तो ये 83 में आया था ईमेल सर्विसेज़। बट सडनली 1989 में जाके एक बिल्कुल ही नई चीज़ इन्वेंट हुई। तो देयर वाज़ अ प्रोफेसर टिम्बरली, उनके माइंड में, ही वाज़ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो उनके माइंड में एक प्रपोज़ल आया कि जैसे हम लोग अब मेल 2 लोगों के बीच में बातचीत है, मीन्स आप किसी को मेल भेजोगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सो ही जस्ट वांट कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, तो क्यों ना हम कुछ एक ऐसा मीडियम क्रिएट करें कि जिसके थ्रू मैं अपनी नॉलेज, जो मैं बाकियों से शेयर करना चाहता हूँ, मैं सबके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी वो नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बट मेरे पास कुछ ऐसी भी नॉलेज होगी, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ़ की इन्फॉर्मेशन, जो मैं सबको नहीं बताना चाहता। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैंने अचीव किया है, जो मैंने पेपर पब्लिश किया है, जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैं उनको लोगों तक बताना चाहता हूँ। ठीक है? सो उसके लिए हमारे पास कोई वे या कोई ऑप्शन नहीं था। सो उस समय टिम्बरली ने इस प्रपोज़ल को लेकर उन्होंने वेबसाइट्स का जो ट्रेंड था वो शुरू किया। आई विल शो यू द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट, कि दुनिया की जो पहली वेबसाइट है वो कैसी है। एंड यू विल बी शॉक्ड कि ऐसी वेबसाइट, दिस इज़ द फर्स्ट वेबसाइट, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सिंपल और वेरी प्लेन वेबसाइट। ठीक है? तो ये दुनिया की फर्स्ट वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको हम लोग कहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का, जो पहला प्रोजेक्ट था वो। द पीपल हू इन्वेंट इज़ टिम्बरली। तो टिम्बरली ने उस समय ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो बेसिकली उन्होंने इन्फॉर्मेशन को, मतलब तो वेबसाइट्स का काम क्या है? टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक अलग तरीके से लोगों तक पहुँचाया। तो थ्रू इंटरनेट एक वेबसाइट, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-4 चीज़ें इन्वेंट की। जैसे तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सन, वो ऑर्गनाइज़ेशन जिसपे उस समय टिम्बरली काम कर रहे थे। तो ये ऑर्गनाइज़ेशन काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, लाइक LHC, लार्ज hadron कोलाइडर, हिग्स बोसॉन। तो ऐसे ही इन्होंने ही, तो बर्थ ऑफ वेब भी ऐसे ही हुआ था। तो टिम्बरली ने इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे तक पहुँचाने के लिए एक तरीका बनाया, तो उन्होंने 3-4 चीज़ें बिल्डअप की। पहली उन्होंने बिल्डअप की एक वेब सर्वर, जिस पे वेबसाइट रन करेगी। फिर उन्होंने लैंग्वेज बनाई HTML, जो कि ब्राउज़र पे चलेगी। ही बिल्ड अ प्रोटोकॉल व्हिच इज़ HTTP, एंड ही आल्सो बिल्ड अ वेब ब्राउज़र। तो वो जो वेब ब्राउज़र था, वो एक सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे ब्राउज़र का यूज़ करके आप किसी भी दूसरे सर्वर की वेबसाइट को अपने सिस्टम पे देख सकते थे। तो उनका ये बिल्डअप जो प्रपोज़ल था, ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एंड धीरे-धीरे सारी वेबसाइट्स आना शुरू हो गई। ये पहली वेबसाइट का तब का स्क्रीनशॉट है, जब वो बनाई गई थी, बट ये लेटर ऑन बाद में लिया गया था। क्योंकि जब फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च की गई थी, तो किसी ने मीन्स उस समय कैमरेज़ वगैरह के थ्रू इंस्टेंटली उसकी फ़ोटो नहीं ली। ये बाद में लेटर ऑन रिक्रिएट किया गया था, इस वेबसाइट को दोबारा रेंडर करके देखा गया था। तो इन्फॉर्मेशन को, मतलब नॉलेज को एक से दूसरे तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इस कांसेप्ट को क्लियर किया। तो उन्होंने एक वेब सर्वर बनाया, जहाँ पे वेबसाइट होस्ट होगी, मतलब जब तक वो सर्वर चल रहा है, ऑन है, तब तक उस वेबसाइट को पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है। लेकिन वेबसाइट ओपन करने के लिए चाहिए था एक वेब ब्राउज़र, तो उन्होंने www नाम का एक वेब ब्राउज़र बनाया। ब्राउज़र के अंदर चलने के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई कॉल्ड HTML, और ब्राउज़र से सर्वर तक डेटा को ले जाने के लिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया HTTP। ठीक है? ये 4 चीज़ें टिम्बरली ने बनाई थी। मैंने इसको एचटीएमएल के फर्स्ट आर्टिकल में एक्सप्लेन भी कर रखा है, कि टिम्बरली ने वो क्या-क्या चीज़ें बनाई थी, जिनके थ्रू वेबसाइट्स बनी। ठीक है? तो उनका ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, एंड लेटर ऑन आज की डेट में दुनिया में अप्रॉक्स 2 बिलियन वेबसाइट्स हैं। तो सोचो 2 बिलियन वेबसाइट्स हैं, तो नंबर ऑफ वेब पेजेस कितने होंगे? क्योंकि हर वेबसाइट पे कितने-कितने पेजेस होते हैं। नॉर्मली हर छोटी वेबसाइट भी कम से कम 5 पेज की तो बनती ही है। ओके? तो देयर आर ट्रिलियन ऑफ वेब पेजेस। इंटरनेट पे इतने सारे पेजेस हैं, जिसपे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे इजीली मिल जाती है।
तो अर्लियर जो वेबसाइट्स थी वो सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट सपोर्ट करती थी, मींस ओनली वेबसाइट पे टेक्स्ट होता था, नो पिक्चर्स नो वीडियोस। धीरे धीरे जब इंटरनेट की स्पीड बढ़ी और पिक्चर्स के फॉर्मेट्स अच्छे आने लगे तो फिर वेबसाइट्स पे इमेजेस, फिर मीडियाज, फिर ऑडियो वीडियो सब कुछ ऐड होना शुरू हो गया। सो वेबसाइट जैसे जैसे फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती गई। तो वेबसाइट जब बनी थी दैट टाइम देयर वाज अ सिंगल लैंग्वेज कॉल्ड HTML। सिर्फ HTML से ही वेबसाइट को बनाया जाता। फिर एक वेब सर्वर था उस समय जिसपे वेबसाइट होस्ट की गई थी। लेटर ऑन CSS आया, जावास्क्रिप्ट आया और इन सभी के कॉम्बिनेशन को अब हम फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट एंड अलग होता है और बैक एंड अलग होता है। एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमेशा फ्रंट एंड से शुरू होता है। तो फ्रंट एंड क्या होता है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक वेब पेज का इंटरफेस। इंटरफेस मतलब इंटरफेस इसको कहते हैं हम लोग। जैसे लेट्स जो सपोज यूजर मुझ दिखता है, सॉरी जो जो यूजर यूजर को देखते हैं। जैसे ये मेरे लैपटॉप का डेस्कटॉप है, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो ये काम मैंने ऐसे किया। मैं टर्मिनल पे गया, मैंने कहा CD डेस्कटॉप, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैंने कहा MKDIR नेम अवी। जैसे मैं एंटर करूंगा यू कैन सी यहाँ पे एक अवी नाम का फोल्डर बन गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा सेम ये कमांड लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा चेंज डायरेक्टरी, अभी के अंदर जाओ फोल्डर में एंड इसके अंदर आप एक ऐप बना देना जिसका एक्सटेंशन HTML होगा। तो नाउ इफ यू गो इनसाइड दिस फोल्डर, अब HTML की फाइल रिपीट दिखाई अगेन दे रही सर। है। या आई विल रिपीट इट वंस अगेन। तो मैंने ये सारा काम कैसे किया? मतलब कीबोर्ड, मतलब मैंने ये सारा काम टर्मिनल के थ्रू किया है। क्या नॉर्मली कोई भी पर्सन जिसको कोडिंग नहीं आती क्या वो ये कर सकता है? सी अगेन, मैंने डेस्कटॉप पे आया, ठीक है। वन सेक, इसको न्यू टर्मिनल लेना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑल्दो ये आपका काम नहीं है, इट्स अ टिपिकल थिंग बट स्टिल। तो मैंने पहले मैं डेस्कटॉप पे आया, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई किस नाम से, अभी, या फिर वेब के नाम से, मतलब वेबसाइट। देन मैं, तो ये वेब नाम की डायरेक्टरी बन गई फोल्डर। देन मैं इसके इनसाइड गया वेब फोल्डर में और मैंने इसके अंदर एक वेबसाइट या एक फाइल बनाई जिसका नाम क्या है, होम, और एक्सटेंशन है .html, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर एक फोल्डर के अंदर home.html नाम की फाइल दिखाई दी। नाउ क्या ये काम कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है? इवन नहीं सर। 90% वेब डेवलपर्स, नो सर। 90% वेब डेवलपर्स जिनको वेबसाइट बनाना आता है वो भी ये नहीं कर सकते। लेकिन आज से 30-40 साल पहले जो कंप्यूटर्स थे वो ऐसे ही चलते थे, जिसको हम कहते थे डॉस बेस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सारे कंप्यूटर्स कैसे चलते थे? डॉस बेस, मतलब आपको सारा काम कमांड्स के थ्रू करना पड़ता था, इसलिए कंप्यूटर को हर या कॉमन इंसान पीपल यूज कर ही नहीं पाता था क्योंकि किसी को इतनी कमांड्स नहीं होती थी। तो वेबसाइट भी वैसे ही होती है, हमें वेबसाइट इंटरफेस के थ्रू दिखाई देती है। अब यही काम करने का एक बड़ा इजी वे ये है, जैसे आपके सिस्टम में होता है बिल्ट इन, आप, मैंने राइट क्लिक किया और एक ऑप्शन क्या आया, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर, मैंने फोल्डर में नेम लिखा अभी, उसके अंदर गया, फिर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की, ठीक है। और फिर मैंने उसको सेव किया, जैसे एक टेक्स्ट फाइल सेव की, Ctrl+N, ठीक है। एक नई फाइल ली और टेक्स्ट फाइल बना के उसको सेव कर दिया। तो माउस का यूज करके जो हम क्रिएट करेंगे दैट इज यूजर इंटरफेस। जैसे ये जो सिस्टम मुझे दिख रहा है, ये फोल्डर दिख रहा है, ये मेरा यूजर इंटरफेस है। लेकिन यही काम मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ? टर्मिनल से भी कर सकता हूँ। लेकिन बेटर तरीका कौन सा है? अगर डेवलपर हो तो टर्मिनल, लेकिन अगर नॉर्मल यूजर हो तो फिर राइट क्लिक करके जो हम फोल्डर बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो बेसिकली जो आप ब्राउजर पे देख रहे हो वो हमारी वेबसाइट का क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जो हमें दिखता है, तो आप इसके थ्रू सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ से कुछ सर्च कर सकते हो, यहाँ से आप लिंक ओपन करके अदर आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। तो जो ब्राउजर पे चल रहा है हमारी वेबसाइट का वो क्या है, जो ब्राउजर पे हमारी वेबसाइट पे चल रहा है वो हमारा क्या है, यूजर इंटरफेस। क्लियर हुआ सभी को? जी सर। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है? जो सर हमारी ब्राउजर में वेबसाइट चल का रहा है। वो पार्ट जो सामने यूजर को दिखता है। तो जो जी। यूजर को दिख रहा है दैट को यूजर इंटरफेस कहते हैं। एंड यूजर इंटरफेस बनता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से।
सो HTML से हम वेबसाइट को स्ट्रक्चर देते हैं, मीन चीजें बिल्डअप करते हैं, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ। CSS सेकंड लैंग्वेज है जो उसको डेकोरेट करता है, लाइक कलरफुल देना, फॉन्ट देना, फैमिलीज वगैरह, फॉन्ट फैमिली यूज करना, और बैकग्राउंड कलर देना, बॉर्डर्स देना। जावा से उस तीनों को फंक्शनैलिटी दे देता है। लेकिन जब हम लोग फॉर्म्स को सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म क्लाइंट पे होते हैं, मतलब आप फॉर्म फिल करते हो तो वो ब्राउजर पे है, लेकिन सबमिट करने के बाद उनका रिस्पॉन्स बैकएंड में चला जाता है, यानी कि सर्वर पे चला जाता है। अब यहाँ से बाद का जो काम है वो अभी इनिशियल लेवल पे आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप अभी वेबसाइट का फ्रंट एंड बना रहे हो, मतलब आप वेबसाइट दिखती कैसे है आप उस पर फोकस करोगे। उसके पीछे जहाँ सर्वर पे वो कोड कैसे होस्ट हो रहा है अभी आपको उससे मतलब नहीं रहेगा। तो आपका काम है एक फॉर्म बनाना, वो फॉर्म कहाँ सबमिट होगा वो आपका काम फिलहाल नहीं है। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन द फ्रंट एंड इंटरफेस। तो फ्रंट एंड में हम लोग वेबसाइट का इंटरफेस बनाते हैं कि यूजर को वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसमें कैसे कलर्स होंगे, कितनी हेडिंग्स होंगी, कितने पैराग्राफ होंगे, कितने टेबल्स, कितना टेक्स्ट और कितने पेजेस होंगे। तो वेबसाइट बनाने के लिए 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। और ये तीनों ही कंपल्सरी है, मतलब हमें तीनों ही सीखनी पड़ती है। बट सर्वर पे काम करने के लिए हमें एक सर्वर साइड लैंग्वेज, वो भी कोई एक, इनमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो, PHP, .NET, जावा, Node.js, पाइथन, और कोई एक डेटाबेस यूज कर सकते हो। मतलब सर्वर में हमें ऑप्शंस मिलते हैं, आप कोई भी डेटाबेस यूज करो, कोई भी सर्वर यूज करो, लेकिन फ्रंट एंड में आपको ऑप्शंस नहीं मिलते। मतलब आपको फ्रंट एंड में तीनों चीजें सीखनी पड़ेंगी, HTML भी, CSS भी एंड जावास्क्रिप्ट भी। जावास्क्रिप्ट। एंड हर वेबसाइट में पहले तो फ्रंट एंड होता है, मीन्स पेज दिखेगा कैसे, पहले तो वो काम होगा ना। लाइक पहले हम फॉर्म बनाएंगे, तभी तो सबमिट करने के बाद वो सर्वर पे सबमिट होगा। तो इन शॉर्ट बिना फ्रंट एंड के कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, क्योंकि जब इंटरफेस ही नहीं है, दिखेगा ही नहीं कुछ, तो बैकएंड डेवलपर क्या करेगा। जैसे एक बैकएंड डेवलपर का काम है ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स, जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट देते हैं वो यूजर को दिखाना। तो प्रोडक्ट डेटाबेस में 100 हो या 50 हो, जब तक उसका इंटरफेस नहीं होगा वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए वेबसाइट की बिल्डअप प्रोसेस में, द फुल स्टैक प्रोसेस में, पहला पार्ट हमेशा क्या होता है? फ्रंट फ्रंट एंड एंड, डेवलपमेंट का। और दूसरा का वेब। पार्ट क्या होता है हमारा? बैक एंड। बैकएंड का। बैकएंड में सर्वर साइड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस वगैरह सब आ जाते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब पे। वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है, एक वेबसाइट लैपटॉप पे, फोन पे और आईपैड पे कैसी दिखती है। तो ये वेबसाइट दिखेगी कहाँ? ब्राउजर में। तो आपको वेबसाइट ब्राउजर के लिए बनानी है। बट डू यू नो वेबसाइट ब्राउजर के बिना भी चलती है। आप बिना ब्राउजर के भी कई बार वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो। पता नहीं सर। एनी आइडिया? ओके, नो सर। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग खुद ही मुझे इसका जवाब दे दोगे। जैसे सपोज आपके फोन में कोई ऐप है, लेट्स से Amazon की, फ्लिपकार्ट की, ठीक है। एंड जब आपको उनका मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए रेडी है, क्लिक ऑन दिस लिंक, और वो आप उसको चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट कहाँ पे है, कब तक आएगा। तो जो ट्रैकिंग का पेज होता है वो कहाँ ओपन होता है? अगर आपके पास Amazon की ऐप है तो वो कहाँ ओपन होगा? लिंक, मोबाइल ऐप SMS पे जो लिंक आएगा, तो ब्राउजर में ओपन होगा या ऐप में ओपन होगा? में, ऐप में। ऐप में और ऐप में होता है। नो एंड सर, लेट्स सपोज आपने वो ऐप डिलीट कर दी, देन कहाँ ओपन होगा? ब्राउजर। ब्राउजर पे। ब्राउजर में। तो जो वो लिंक था वो क्या था? पता जो नहीं। लिंक आपको आया वो किसका लिंक था? एक वेब पेज का ना, वेबसाइट का। जी, वेब मतलब पेज। वेबसाइट के एक पेज का। वेब पेज मतलब एक पेज वेबसाइट का, कोई सिंगल पेज। तो वो सिंगल पेज आपकी वेबसाइट का लिंक था। तो एक्चुअल में अगर आपके पास उनकी ऐप थी तो वो लिंक उस ऐप के अंदर ओपन हो गया, बट अगर ऐप नहीं थी तो वो ब्राउजर में भी ओपन हो सकता है। तो इन शॉर्ट जो आपको लिंक आया वो एक वेब पेज है, वो आज के टाइम की वेबसाइट है, जैसे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो कि फोन पे भी चल सकती है। तो अगर आपके फोन में ऐप होगी तो वो ऐप में चल जाएगा, और अगर ऐप नहीं होगी तो वो ब्राउजर में चल जाएगा। तो वो लिंक किसका था? वेब पेज का। तो वो वेब पेज ऐप के अंदर भी चल सकता है, क्या? जी। ओके, इन शॉर्ट क्या वेबसाइट ऐप में चल सकती है? जी। यस सर। यस, बिल्कुल, वेबसाइट ऐप में चल सकती हैं। इवन जैसे मेरा ये ट्यूटोरियल है, तो वंस मैं सर से, नवीन सर हमारे जो इंस्टीट्यूट के रिएक्ट के सर हैं,
उनकी मल्टीपल स्पेशलिटीज है, PHP भी आता है उनको, रिएक्ट भी आता है, पाइथन भी, और एक बीच में वो काफी देर एंड्रॉइड भी करते थे। तो मैंने उनसे एक बार बोला कि सर मुझे अपने ट्यूटोरियल का वो बनवाना है, क्या कहते हैं, एंड्रॉइड ऐप बनानी है। तो उन्होंने मुझे 5 मिनट के अंदर ये एंड्रॉइड ऐप बना के दी, विद इन 5 मिनट। ठीक है, तो एक्चुअली में उन्होंने किया क्या, उन्होंने मेरे पेज का लिंक उठाया, जैसे होम पेज पहुंचता था ये वाला उठाया, एक ऐप बनाई एंड्रॉइड की जिसके होम पेज पे ये लिंक दे दिया, सर्व कर दिया। तो जैसे ही कोई उस ऐप को इंस्टॉल करेगा और ऐप के आइकन पे क्लिक करेगा, सबसे पहले उसका ये वाला पेज ओपन होगा, और ये मोबाइल में जैसे दिखता है वैसे दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा जैसे ये ट्यूटोरियल मोबाइल पे ऐसे दिखता है। तो अगर आप इसको मोबाइल ब्राउजर में देखोगे तो भी ऐसा दिखेगा, और अगर आप इसको ऐप में देखोगे तो भी ये ऐसा ही दिख रहा है। तो इन शॉर्ट यूजर को लग रहा है कि वो जो ओपन कर रहा है वो एक ऐप है, बट उसके अंदर क्या है, वेबसाइट, मतलब वेब वेब पेजेस पेज। हैं। तो वो पूरे के पूरे वेब पेज एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव बनाए गए हैं, इसलिए वो ऐप में भी कंपैटिबल है। तो इन शॉर्ट आज के टाइम पे बहुत इजी होता है एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करना, एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। तो सॉफ्टवेयर पहले आया था या वेबसाइट्स पहले आई थी? पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुई थी या वेबसाइट्स? सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर, क्यों? क्योंकि वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए भी तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो, विच इज अ वेब ब्राउजर। तो जब तक ब्राउजर ही नहीं बना तो हम वेबसाइट्स को ओपन नहीं कर सकते थे, है ना? तो पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था ना, वेब ब्राउजर, तभी तो। और वेब सर्वर क्या है, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, जिसपे वेबसाइट रन कर रही है। तो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अ, एक तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर विंडोज 7 के लिए बनाया गया है तो शायद वो विंडोज 8 में नहीं चलता हो, क्योंकि विंडोज 8 लेटेस्ट थी, उसमें सिक्योरिटी कुछ फीचर्स ज्यादा अच्छे थे। फिर जब वो विंडो 8 पे भी चल रहा है तो क्या पता वो विंडोज 10 पे ना चले। तो सॉफ्टवेयर बनता है प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे कि आईफोन की ऐप क्या एंड्रॉइड फोन में चलती है? सेम ऐप? नहीं नहीं चलती। जो एंड्रॉइड की ऐप है वो iOS में आईफोन में चलेगी, जबकि दोनों मोबाइल्स हैं? नो सर नो नेवर, क्योंकि एंड्रॉइड की ऐप डॉट एपीके होती है और iOS की ऐप डॉट आईपीके, आई iOS थिंक सब। नहीं, iOS उसका वर्जन है, उसका ओके एक्सटेंशन शायद आईपी के समथिंग होता है। ओके ओके, तो दोनों अलग अलग होती हैं, मतलब एंड्रॉइड की ऐप अलग, iOS के अलग। वैसे ही जैसे अगर मैं आपको फोटोशॉप दूं जो मेरे पास है, मतलब मेरे लैपटॉप वाला है मैक के लिए, तो वो विंडोज में नहीं चलेगा। और अगर आप मुझे विंडोज वाला फोटोशॉप देते हो तो वो मेरे सिस्टम में मैक में नहीं चलेगा। तो डेस्कटॉप पे विंडोज भी होती है, मैक भी है, लिनक्स भी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही मोबाइल में एंड्रॉइड होता है और iOS भी होते हैं, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक ऐप एक ओएस के लिए बनती है, वो सभी ओएस के लिए कंपैटिबल नहीं होती। लेकिन वेबसाइट्स का बेनिफिट क्या है कि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो कहीं पे भी चल सकती है। सो टू ओपन अ वेबसाइट ऑल वी नीड इज अ वेब ब्राउजर। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, लैपटॉप का मतलब डेस्कटॉप का या फिर मोबाइल का, आपको आजकल सभी में ब्राउजर मिलते हैं। मतलब मोबाइल ब्राउजर में, मोबाइल ओएस में भी आपको ब्राउजर मिलता है, डेस्कटॉप पे मिलता है। इवन अब तो आपको जैसे आईपैड में तो ब्राउजर होता ही होता है, इवन स्मार्ट टीवीज में भी ब्राउजर आ गए हैं। तो दैट मीन्स हम लोग वेबसाइट को स्मार्ट टीवीज में भी ओपन कर सकते हैं। करें। ओके, तो जहां ब्राउजर होगा वहां एक वेबसाइट इजीली ओपन हो जाएगी। और दूसरी चीज, वेबसाइट को रन करना बहुत हैवी नहीं है, जैसे कि ऐप सॉफ्टवेयर बहुत हैवी होता है, वेबसाइट हमेशा लाइट होती है। क्योंकि जब वेब पेज ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का, जैसे आपने ये ट्यूटोरियल ओपन किया तो कुछ एमबी का डेटा हमारे सर्वर से आपके लैपटॉप पे आया, लेकिन ये एमबी का डेटा है, बहुत कम एमबी का, आधा एमबी, 1 MB का। फिर आप दूसरे आर्टिकल पे गए तो कुछ और डेटा आपके लैपटॉप पे आया, लेकिन जैसे आपने टैब क्लोज किया तो वो डेटा कहाँ चला गया? वो डेटा डिलीट हो गया। वैनिश हो गया, मतलब खत्म हो गया। ओके, तो वो डेटा आपका खत्म हो गया, मतलब आप जब ग्रेट वेबसाइट खत्म, तो फर्स्ट थिंग, आपको वेबसाइट को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट को ओपन करो, डिलीट करो, दैट्स द इजीएस्ट थिंग। तो ब्राउजर पे वेबसाइट्स पे काम करना बहुत इजी होता है, ऐप को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर वो चलती है। सो हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट? तो वेबसाइट बिल्ड करने के लिए हमें 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी फ्रंट एंड के लिए, एंड बैक एंड की लैंग्वेजेस अलग होती है। तो फ्रंट एंड की 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हमारी? HTML CSS जावास्क्रिप्ट। CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और इसमें HTML सबसे जी पहले क्या आई थी? HTML, उसके बाद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में लाइक आई टोल्ड यू बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
सी नंबर 1 बैकएंड में PHP है, .NET सेकंड नंबर, रूबी है, जावा है, स्केला है, Node.js है। अब Node.js इज अ न्यू थिंग, नई चीजें मार्केट में आई है, तो अभी 10 साल ही में इसको है। और इसमें जावास्क्रिप्ट है। मतलब पहले क्या था, बैकएंड और फ्रंट एंड अलग अलग लैंग्वेज पे बनते थे, लेकिन अब एक ही लैंग्वेज से दोनों काम हो सकते हैं, और वो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। तो जावा से फ्रंट एंड में भी है, और Node.js में भी जेएस का मतलब बैकएंड है, मतलब जावास्क्रिप्ट है। तो इन शॉर्ट, हम जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में एंड बैकएंड में दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, लाइक जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो जो आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, यूजर आईडी, पासवर्ड, वो कहाँ से होता है वेबसाइट में? तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उनके डाटाबेस में। डेटाबेस में। फिर जब आप वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन करते हो, जैसे google.com पे लॉग इन करते हो, तो यहाँ से आप फॉर्म भरते हो, फिल करते हो, फिर वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, और सर्वर डेटाबेस उसको ऑथेंटिकेट करता है कि क्या आपका अकाउंट बना है। अगर ओके है तो वो आपको डेटा दिखाएगा, नहीं ओके है तो आपको दोबारा लॉग इन करने को बोलेगा, या फिर न्यू अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ अ कंप्लीट एप्लीकेशन इज बिल्ड। तो लाइक यू कैन सी कि बैकएंड में वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी नंबर एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड कौन सी है? जावा से। तो जावा से दुनिया की वर्ल्ड वाइड नंबर एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं ना, तो हमें कुछ कोडिंग Yes, की sir. टर्म्स पता होनी चाहिए, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, और Yes, जावास्क्रिप्ट sir. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों लैंग्वेजेस HTML जो है ये फ्रंट एंड यूज होता है, एंड में? जो जावा स्क्रिप्ट होता है ना वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में यूज होता है। ओके, बट एक्चुअल में माय क्वेश्चन इज कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या मतलब, व्हाट मैं आर बताता प्रोग्रामिंग हूँ लैंग्वेजेस? सर, मैं बताता हूँ यस, सर। जो सौरभ। अपना ये HTML है, इसमें टैग डिफाइन हुए हैं पहले से ही। ये मार्कअप बिल्कुल। लैंग्वेज हो गई अपनी। और जो ओके। सर ये जावास्क्रिप्ट है या PHP या ये चीज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएंगे जो हम लॉजिक खुद बिल्ड करेंगे। ओके, सो इन शॉर्ट जो लॉजिकल पार्ट होता है, लाइक आपको दो नंबर्स का सम निकालना हो, आपको बैंक का अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना हो, आपको EMI कैलकुलेट करनी हो, ये सारे काम कौन करता है? लॉजिक के अकॉर्डिंग। लॉजिकल प्रोग्रामिंग तो ये लैंग्वेज। काम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, हम हाँ। उसमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट यूज करते हैं, वो सारे काम कंप्यूटर में करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML हमें सिर्फ दिखाता है, डिस्प्ले। जैसे ये एक हेडिंग है, और ये एक पैराग्राफ है, ये एक पिक्चर है, तो ये सब बनाए किसने है? HTML ने। तो HTML ने। HTML से हम सिर्फ वो चीजें बनाते हैं, हम उसमें लॉजिक नहीं ऐड करते। लॉजिक ऐड कौन करता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर मैं एक लेमन पर्सन को बताऊं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो मैं सिंपली ये बोलूंगा, ये एक ऐसी लैंग्वेज है, मीन इट्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कोडिंग की लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ, एक कंप्यूटर मतलब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कंप्यूटर, दो कंप्यूटर या क्लाइंट सर्वर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि बात करते हैं। तो कंप्यूटर के साथ बात करने का तरीका क्या है? जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं यूजिंग सम लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश। तो ये वो लैंग्वेजेस है जिनके थ्रू दो इंसान या दो ह्यूमन बींग आपस में बात करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या कंप्यूटर को या मशीन को हिंदी इंग्लिश समझ आती है? नो। नहीं। तो फिर कंप्यूटर को क्या समझ आता है? बाइनरी। गुड। तो कंप्यूटर को बाइनरी समझ आता है। बाइनरी पता है क्या होती है? प्रोग्रामिंग जी लैंग्वेज। 0 1 की फॉर्म में नो, होती है। बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कह सकते हम लोग। 01। 0 1 की फॉर्म में मतलब होती है। हर चीज जीरो और फॉर्म में लिखी गई है। तो जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो हमेशा 0 1 फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन क्या यस ये सर। पॉसिबल है कि मैं अपना नाम भी 0 1 में लिखूं? अब मेरा नाम होता है 7 डिजिट का, लेकिन अगर मैं उसको बाइनरी में लिखूं तो वो हो जाएगा कम तो से कम 40 50 डिजिट का। या यस सर। ओके। तो एक्चुअल में बाइनरी क्या है? हर करेक्टर किस में लिखा जाएगा? 0 1 1 के में। फॉर्म में। तो टेक्निकली हम लोग हर करेक्टर को 0 1 में याद नहीं कर सकते। तो अगर हम 0 1 की बात करें, तो 0 1 में अगर आपको 4 भी लिखना पड़े तो कैसे होता है? तो 4 को बाइनरी में 100 यानी कि 100 से लिखा जाता है। यस सर। तो बाइनरी में अगर 4 सिर्फ मतलब न्यूमेरिक 4 करेक्टर लिखना हो, वो 100 ऐसे लिखा जाता है। 8 लिखना हो तो उसको 1000 लिखा जाता है।
ओके, मतलब उसमें करेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें बाइनरी पे काम करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम कंप्यूटर को बाइनरी में समझा तो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बाइनरी में कोड लिखना मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक हाई लेवल की या मिड लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं। जैसे सी मिड लेवल है, जावास्क्रिप्ट जावा हाई लेवल है। तो हम लोग एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, फिर वो कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कंपाइलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जो कैसे काम करता है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, ठीक है। यस लेकिन सर। HTML में ऐसा कुछ भी नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो सिर्फ सिस्टम में पार्स होती है। पार्स मतलब ब्राउजर उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है और चीजों को दिखाता रहता है, क्योंकि ब्राउजर को ऑलरेडी वो सारे टैग समझ आते हैं। ब्राउजर को वो सारे टैग पहले से पता होते हैं। तो लाइक जब हम लोग वेबसाइट पे H1 टैग लिखते हैं तो ब्राउजर को क्या समझ आ जाता है, ये एक हेडिंग है। जब लोग P टैग लिखते हैं तो उसको समझ आता है कि ये एक पैराग्राफ है। तो HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम टैग्स के थ्रू कोड लिखते हैं और वो सिर्फ दिखाने का काम करता है। आप उसमें 2+3 लिखोगे वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ 2+3 दिखाएगा। वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन का काम CSS नहीं करता है। कर रहे। सो ये 3 वेब टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हमें वेबसाइट बनानी है। द फर्स्ट वन इज HTML, द सेकंड इज CSS एंड द थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। तो जो हम यूजर को दिखाएंगे वो सब किसमें होगा, इन HTML। तो वो सारा कोड HTML में लिखा जाएगा। सो HTML से हेडिंग्स पैराग्राफ ये सब बनते हैं, लेकिन उसको डेकोरेट कौन करता है, CSS। CSS लैंग्वेज। तो CSS उसको डेकोरेट करेगी। जैसे वेबसाइट में एक डिवीजन है, तो वो बाय डिफॉल्ट वाइट है, मुझे उसको ग्रे करना हो, रेड करना हो, ब्लू करना हो, तो कलर चेंज करने का काम HTML का नहीं है। HTML सिर्फ उसको बनाएगा, उसको डेकोरेट करता है CSS। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर है HTML, मतलब जो भी आप देखते हो हेडिंग पैराग्राफ लिस्ट टेबल सब HTML बनाएगा, लेकिन डेकोरेट करेगा CSS लैंग्वेज। तो CSS का काम बनाना नहीं है। जैसे हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं सीमेंट से, आयरन से, स्टील रॉड से, तो वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर HTML से होता है, मतलब स्टील से, सीमेंट से स्ट्रक्चर बनता है, ईंटों से स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन पेंटिंग का काम जो होता है वो CSS का है, ताकि वो घर अच्छा दिखे भी। तो घर बनाएगा HTML, मतलब HTML वेबसाइट बनाएगा, और डेकोरेट का काम कौन करेगा, तो सेकंड लैंग्वेज CSS। CSS। अब एक घर में कुछ फंक्शनलिटीज होती हैं, मीन्स वी जस्ट वांट कि जैसे हमारा घर हमें कूलिंग दे, अगर ज़्यादा सर्दी है तो हमें हॉट दे, अंदर लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, फिर हमारे पास क्या नाम है, सारे फीचर्स हो, फैसिलिटीज हो, इंटरनेट हो, ऑल दोस थिंग्स। तो वो काम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिशियंस को, टेक्नीशियंस को बुलाते हैं। वो सब यस सर। वेबसाइट को, घर को जावा से देते हैं, मतलब फंक्शनलिटी देते हैं। लाइक AC लगा दिया तो वेदर कंट्रोल हो गया, फैन लगा दिया, लाइटिंग लगा दी, तो उससे वेबसाइट को फंक्शनलिटी मिल जाती है। तो वेबसाइट यस। में HTML स्ट्रक्चर होता है, CSS डेकोरेशन होता है, और जावा से उसकी फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। फंक्शन। अब इन तीनों को कोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ कोड एडिटर। एडिटर। कोड एडिटर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे हमें कोडिंग करनी है। द सर रिकमेंडेड कोड एडिटर इज, यस, वन क्वेश्चन। जैसे हम लोग HTML को जैसे मार्कअप लैंग्वेज कह दिए, जावा स्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते प्रोग्रामिंग हैं। लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज कहती है। लेकिन जैसे अब मान लीजिए कोई पूछ दिया कि व्हाट इज CSS, तो या तो फुल फॉर्म बताएंगे, और CSS होती है जैसे हाँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये एक स्टाइल शीट की लैंग्वेज है, हाँ मतलब ये जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी नहीं है। हाँ वही एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई पूछ दिया तो सिंपली वे में उसे क्या समझाएंगे हम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको डेफिनेशन एंड टर्म्स नहीं बता रहा, इन अ वेरी सिंपल टर्म, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है HTML से, और HTML को ही डेकोरेट करने के लिए जो लैंग्वेज है वो CSS है। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि ये लैंग्वेज है या हाँ, इट्स अ लैंग्वेज, क्या है? बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे HTML यस। मार्कअप लैंग्वेज में आती है, CSS आती है स्टाइल शीट लैंग्वेज में। तो स्टाइल शीट लैंग्वेज मतलब जिसका काम सिर्फ डेकोरेट करना हो, ओके। ठीक है। बट ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक ही है इनमें से, और वो कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। एक्चुअल में तो यस। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन जो ब्राउजर को समझ आती है बिल्कुल। वो सिर्फ कौन सी है, जो ब्राउजर पर चलती है वो सिर्फ कौन सी है, वो जावास्क्रिप्ट है। सर्वर साइड। नहीं नहीं, जो ब्राउजर पे चलती है, ब्राउजर पे, वो ओके। जावास्क्रिप्ट है। मतलब आपके ब्राउजर को, हमारे ब्राउजर को जावा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आती है, और कोई नहीं आती। ओके।
क्या? तो फर्स्ट थिंग इज आप लोगों को एक कोड एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में आप ये कर लेना, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा VS कोड, जिसपे हमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो जस्ट गो टू गूगल। अभी मैम ने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी नहीं बनाया, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी आपको उसका नेम शेयर कर दूंगा। तो यू हैव टू टाइप VS कोड ऑन गूगल। ठीक है, दिस इज द वेबसाइट। इस आइकन को याद रखो, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप विंडोज यूजर हो तो विंडोज का लिंक होगा, अगर मैकबुक यूज करते हो तो मैक का लिंक होगा, और अगर लिनक्स यूज करोगे तो लिनक्स का लिंक। बट VS कोड मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ डेस्कटॉप में ही इंस्टॉल होगा। ओके, वन मुबारक, क्वेश्चन कैन यू सर। जस्ट म्यूट योरसेल्फ? यस मुबारक, बोलो। जैसे एक्सटेंशन हमारे पास रहता है लेफ्ट हैंड साइड में आपके प्लीज गो अहेड। जावास्क्रिप्ट का, या तो कौन सा एक्सटेंशन प्रेफर? अभी मैं आज एक्सटेंशंस पे बिल्कुल नहीं बात करूंगा। मतलब ओके अभी हमें सिर्फ एडिटर को डाउनलोड करके उसको यूज करना सीखना है। मतलब ओके उसको कस्टमाइज कैसे करना है वो फिर हमारा कल से नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। तो मैं ओके एक्सटेंशन सर। को ना टॉपिक के साथ बताऊंगा। जब HTML शुरू होगा तो HTMल के एक्सटेंशन आएंगे। जब 3 वीक्स के बाद, आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के बाद जब CSS स्टार्ट होगा तो CSS यस के लिए सर। कौन सा एक्सटेंशन डालना है वो तब बताऊंगा। और जब ओके। जावा तक यहाँ आगे की चीजें होंगी तो उनके लिए क्या एक्सटेंशन होंगे वो मैं तब बताऊंगा। क्योंकि एक ही दिन में आप सारे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके कोई फायदा नहीं है, आपको उल्टा याद नहीं, बेनिफिट नहीं पता ना। तो जैसे बिल्कुल। जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यस। ओके सर। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डाउनलोड VS कोड, और ये डेस्कटॉप्स पे चलेगा, मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप पे। आप इसको मोबाइल पे रन नहीं कर सकते हो, ये मोबाइल पे होता ही नहीं है, डाउनलोड ही नहीं होगा आपका। ठीक है, और इवन ये अभी तो iPad पे भी नहीं आया, बट iPad में आने के अभी चांसेस हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो अभी तक तो ये iPad पे भी नहीं आया, बट हाँ ये लैपटॉप पे सभी पे है। इट्स टोटली फ्री, और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो आप ये मान सकते हो काफी आगे लंबे टाइम तक ये फ्री रहेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट कर रहा है। तो क्लिक ऑन द लिंक। मुझे मैक का लिंक मिल रहा है, आपको यहाँ विंडोज का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है एंड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वंस इज डाउनलोडेड तो सी विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर ऐसे ओपन हो जाएगा। तो जैसे सॉरी, इससे पहले आपने कमांड के थ्रू फोल्डर और फाइल बनाई थी ना, वही काम अब हमें किससे करना है? हमें VS कोड से करना है। तो VS कोड हमारा क्या है? एक कोड एडिटर जिसके थ्रू हम लोग फाइलें बनाएंगे और उसको सेव करेंगे। जैसे वेरी सिंपल फाइल, हमें सबसे पहले कौन सी फाइल बनानी होती है वेबसाइट की? HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट, जो सबसे पहले शुरू होती है? HTML। HTML। HTML, क्योंकि बिना HTML के ना ही CSS है और ना ही जावास्क्रिप्ट है। जैसे घर है तो पहले घर का स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसकी दीवारें बनेगी, छत बनेगी। तो पेंटर का काम पहले होगा या बाद में होगा? पेंटिंग के बाद। बाद में होगा, मतलब पहले हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे ना, फिर उसको साथ साथ में उसकी डेकोरेशन मतलब CSS देते रहेंगे। और उसी के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको जावा से देते जाएंगे, मतलब फंक्शनैलिटीज। और फंक्शनैलिटीज का काम पूरे स्ट्रक्चर के बाद शुरू हो सकता है, कुछ साथ साथ में भी चलता है। जैसे अगर घर में वायरिंग करनी है, ऑब्वियसली घर है तो बिजली तो चाहिए, तो जो वायरिंग की वायर्स की पाइपिंग होती है वो सीमेंट मतलब प्लास्टर से पहले पहले ही ऐड कर दी जाती है। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे ही कोड स्टार्ट करेंगे। दिस इज द कोड एडिटर जिसको आपने ओपन किया और आपको एक फाइल बनानी है। तो VS कोड में फाइल में जाके एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लो। तो ये लैंग्वेज पूछ रहा है, अगर आप लैंग्वेज इसको नहीं भी बताओगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये इसको कौन सी फाइल मानता है? सी, ये नीचे देखो जहाँ मेरा कर्सर है, ये कैसी फाइल है? टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल। तो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, वो इसको टेक्स्ट फाइल मानता है। लेकिन अगर इसमें HTML की फॉर्म में कोड लिखते हैं हम लोग, जैसे कि less than H1, तो सी ये इतना देखते ही समझ गया ये कौन सी फाइल है? HTML। HTML। मतलब ये कोड की कुछ लाइनें रीड करके खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस होती है। जैसे अब जब अपने सिस्टम में PDF डालते हो तो वो PDF को PDF व्यूअर में ही ओपन करते हो, क्योंकि सिस्टम को पता है कौन सी फाइल कहाँ ओपन करनी है। अगर पिक्चर है तो पेंट में या फोटोज के सॉफ्ट में ओपन करनी है, वीडियो है तो जो मीडिया प्लेयर होता है उसमें ओपन करनी है। तो वैसे ही सिस्टम को इसको पता होगा VS कोड की फाइल कौन सी है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा स्टार्ट करता हूँ। मैंने Ctrl N एक नई फाइल ली, और मैंने यहाँ पे जैसे लेस देन से कोड लिखा, तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया ये कौन सी लैंग्वेज है?
तो आप देख रहे हैं यहाँ कलर भी चेंज हो गए, ये ब्लू हो गया। तो पहले टेक्स्ट था, अब ये क्या मान रहा है इसको, HTML फाइल। HTML। तो HTML। मैंने HTML में, अब HTML में टैग्स होते हैं, मैं HTML को बिना टैग के लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड एंड मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया। मेरी डेस्कटॉप की लोकेशन है, मुझे डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है, ये मेरी डेस्कटॉप लोकेशन है। फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, मैंने इसको नेम दिया है फर्स्ट या फिर डेमो, और एक्सटेंशन क्या होगा इसका, डॉट HTML। तो फाइल का नाम डेमो है और एक्सटेंशन डॉट HTML है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, हेलो, इंडेक्स, ABC, अपना नाम, कुछ भी, लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट HTML। HTML ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। देन प्रेस एंटर, ये फाइल सेव हो गई है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो आप डेस्कटॉप पे जाओ, उस फाइल को देख सकते हो, उसको डबल क्लिक करोगे तो आपके ब्राउजर में ओपन होगी, और VS कोड में ओपन करने के लिए उसको राइट क्लिक करके ओपन विद करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो VS कोड में जो हम देख रहे हैं इट्स अ वेब डॉक्यूमेंट, तो ये एक वेब डॉक्यूमेंट है जो यहाँ एडिट होगा, और ब्राउजर पर वो लाइव चल रहा है, तो दैट इज अ वेब पेज। सी, आपको हेलो वर्ल्ड ब्राउजर पे दिखाई दे रहा है, और ये फाइल कौन सी है, डॉट HTML। और HTML की फाइल एडिटर पे एडिट होती है, लेकिन चलती कहाँ है, रन कहाँ होती है, ब्राउजर ब्राउजर पे। पे। तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है, क्रोम या एज, ये उसी पे चलेगी ना। मैं आपको फिलहाल स्टार्टिंग में जो रेकमेंडेड ब्राउजर दे रहा हूँ वो दो ही है, या तो आप गूगल का क्रोम यूज करो, या फिर जो विंडोज 10 और 11 में एज ब्राउजर आता है, या तो आप वो यूज करो। एज ब्राउजर कैसा आता है, जो विंडोज 10 में बिल्ट इन होता है ना, इस कलर का, ऐसा। तो जो विंडोज में होता ही होता है, पहले से ही होता है, तो या तो क्रोम यूज करना है या तो ये यूज करना है आपको। आगे जाके फायरफॉक्स भी यूज करना है, पर जब जावा स्क्रिप्ट या कुछ आगे की चीजें करेंगे तब, अभी नहीं। सो मैंने जो लिखा वो क्या था, हेलो वर्ल्ड। मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, और एक बार फिर एक बार फिर एक बार लिखता हूँ, मतलब मैं 4 लाइन का कोड लिखता हूँ, लेकिन मुझे ब्राउजर कैसे दिखा रहा है, और यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको सेव करना है फाइल को, और ब्राउजर पे आके उसको रिफ्रेश करना है, लेकिन ये मुझे फाइलों को सिंपल फॉर्म में दिखा रहा है ऐसे, क्योंकि HTML एंटर को न्यू लाइन नहीं मानता। तो HTML में एंटर करने का मतलब क्या, न्यू लाइन है, नहीं। नहीं, तो उसको न्यू लाइन नहीं मानेगा। HTML में हर काम कौन करता है, टैग्स। तो हम टैग्स पे आते हैं, जैसे HTML में पहला टैग हम लिखने वाले हैं लेस देन H1 से, तो लेस देन H1 से टैग ओपन होता है, और ये टैग की क्लोजिंग है। इसके बीच में आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने इसके बीच में क्या लिखा, हेडिंग 1। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो पहले ये टेक्स्ट ऐसे दिख रहा था, अब यही टेक्स्ट देखो मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, हेडिंग बन के। तो पहले टेक्स्ट कैसा था, सिंपल प्लेन टेक्स्ट, लेकिन अब यही टेक्स्ट क्या बन गया, हेडिंग। हेडिंग बन गया। लेकिन एक दूसरा टेक्स्ट मैंने पी के अंदर लिखा, तो वो टेक्स्ट क्या बन गया, पैराग्राफ। पैराग्राफ। सो HTML इंक्लूड्स मार्कअप टैग्स। तो ये हमारे टैग्स होते हैं, जैसे ये H1 की ओपनिंग टैग है, ये H1 का क्लोजिंग टैग है। तो हमारे पास ऐसे 145 टैग्स हैं, 145, जिनके थ्रू हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे। जैसे कि टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक। तो पहले H1 आती है, फिर H2 आती है, और H1 और H2 में क्या फर्क होता है, H1 मेन हेडिंग है और H2 सब हेडिंग है। तो सी, ये उससे थोड़ी सी छोटी भी है, और दोनों बोल्ड होती है, जबकि पैराग्राफ बोल्ड नहीं नहीं होता। होता। अब एक और पैराग्राफ बनाया, तो उसको पता है ये नया पैराग्राफ है ना, तो ये कहाँ से शुरू होगा, एक नई लाइन से, क्योंकि हमेशा नया पैराग्राफ कहाँ से आता है, लाइन द। न्यू लाइन। तो हर न्यू पैराग्राफ एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। तो दिस इज हाउ द बेसिक HTML स्टार्ट्स। मतलब हमने एक फाइल बनाई डॉट HTML की, और उसके अंदर हमने कुछ 3 या 4 टैग्स बना के कोड को रन किया। हम जो ये टैग बना रहे हैं, ये पहले से बने बनाए होते हैं, या हम अपनी मर्जी से कोई भी टैग बना सकते हैं। पहले तो मैंने बनाई। हम्म, तो बेसिकली जैसे हम लोग लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तो जब हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं, हम वोकेबलरी पे फोकस करते हैं, वर्ड सीखते हैं। तो ये वर्ड्स पहले से ही तो बने बनाए हैं, इंग्लिश के सारे वर्ड्स बने बनाए हैं हिंदी के, तो हम उन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं जो सामने वाले को समझ आता है। तो सेम HTML है, HTML के पास 145 टैग्स हैं। आप सारा कंटेंट उन टैग से ही लिखोगे, आप खुद के टैग यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे टैग पहले से क्या है, प्री डिफाइंड। तो ये सारे टैग पहले से बने बनाए, आपको बस टैग का यूज करना है और उसमें कंटेंट लिखना है। जैसे इस पेज पे H1 कौन सा है,
तो ये ये क्या है H1, लेकिन ये पैराग्राफ है और ये H2 है, ये फिर एक और पैराग्राफ है, ये div है, ये पिक्चर है। ठीक है, तो हमें इन टैग्स को प्रैक्टिस करना है। पर क्या ये HTML लिखने का एक्चुअल तरीका होता है जैसा हमने भी लिखा है? नहीं, नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। लेकिन ऑल्दो HTML इससे भी काम कर सकता है। जब फर्स्ट वेबसाइट बनाई गई थी तो इतने ज्यादा वेब स्टैंडर्ड्स नहीं थे। आज हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब कौन से वर्जन में आ चुके हैं HTML के? HTML5। 5, मतलब फिफ्थ वर्जन में। सो करंटली वी आर यूजिंग द फिफ्थ वर्जन ऑफ HTML 5 के अकॉर्डिंग ऐसे कोड करना गलत है। इवन आपके ब्राउजर के अकॉर्डिंग भी ऐसे कोड करना गलत है। कैसे? आप कोड को टेस्ट चेक करने के लिए ब्राउजर पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट टूल यूज करो। तो इंस्पेक्ट टूल कोड को इंस्पेक्ट करने के लिए होता है, सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये H1 है, ये H2 है, P है और दूसरा पैराग्राफ है, लेकिन ये H1 कौन से टैग के अंदर आ रहा है? बॉडी। बॉडी के अंदर। और बॉडी किसके अंदर है? HTML। HTML। मतलब अगर आप ये टैग नहीं भी बनाओगे तो ब्राउजर क्या करेगा? अपने आप बना देगा। अपने आप बना देगा। लेकिन हर चीज ब्राउजर नहीं करेगा, कुछ चीजें मैन्युअली वो हैंडल कर सकता है। जैसे मेरी बॉडी है, तो अगर मेरी बॉडी में एक माइनर सा कट लगता है तो मेरी बॉडी इसको हील करती है। अगर मैंने कुछ गलत खा लिया जो मेरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो मेरी बॉडी मुझे मतलब ऑटोमेटिकली मुझे फीवर कर देगी, मतलब मुझे बुखार चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो चीजें हमारी डाइजेशन में नहीं हो पा रही थी वो ज्यादा गर्मी की वजह से क्या हो जाती है, वो उनको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, मतलब वो चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। अगर वो डाइजेस्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो वो उसको बाहर निकाल देगा। मतलब हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए ही तो फीवर है। तो बुखार से एक्चुअली हमारी बॉडी क्या हो रही है, रिकवर कर रही है, ठीक कर रही है। लेकिन अगर मुझे ज्यादा बड़ा कट लग जाए फिर क्या होगा? तो क्या फिर मेरी बॉडी खुद ही डायग्नोस कर पाएगी? नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर नहीं। के पास। तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आजकल हमने स्टिचेस और बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें बनाई हैं, दवाई हैं, स्टिचेस वगैरह, जिनके थ्रू वो हो जाएगा। वैसे ही किसी को जब फीवर बिल्कुल नहीं छूटता तो फिर मेडिसिन भी खानी पड़ती है। ठीक है, तो HTML ब्राउजर के अंदर भी कुछ चीजें हैं, कुछ काम वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, कुछ काम वो ऑटोमेटिकली नहीं कर पाता। जैसे मैंने दोनों पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया, लेकिन ब्राउजर इनको ऑटोमेटिकली क्लोज मानता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक नया पैराग्राफ एक दूसरे पैराग्राफ के बाद ही आता है। लेकिन अगर आपने H1 को क्लोज नहीं किया तो ये प्रॉब्लम है। सी, ये ऑल्दो उसको ऑटोमेटिक क्लोज कर रहा है, लेकिन ये गलती है, ये वैलिडेशन करते हैं जिसको गलती है। अब एक टैग मैं ओपन करता हूँ, उसको क्लोज नहीं करता, जैसे कि आई टैग, और मैंने इसको क्लोज करना भूल गया। आई टैग क्लोज नहीं करने से क्या हुआ, आगे का सारा टेक्स्ट क्या बन गया? ये देखो आगे का जो पूरा कोड है ये इटैलिक बन गया, कि आई टैग इटैलिक है। इटैलिक। या फिर एक काम करो, H1 के बाद सीधा P दे दो, मतलब H2 मत लिखो। अब देखो क्या हुआ, तो ये पैराग्राफ है या ये भी हेडिंग बन गए? तो ये तो पैराग्राफ थे ना, बट ये क्या बन गए? हेडिंग बन हेडिंग बन गई। गए। मतलब हेडिंग को क्लोज करना कंपल्सरी है या पैराग्राफ को, या दोनों को? सभी को। टेक्निकली वैसे P को नहीं भी क्लोज करोगे तो चल जाएगा, लेकिन हम इग्नोर नहीं करते, हम P को भी प्रॉपर क्लोज करते हैं। तो कुछ टैग ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं भी करते, जैसे कि P चल जाता है। सही। उसके बाद H2 दे दो, उसको आपने क्लोज किया, ठीक है। बट हाँ, उसके बाद अगर आप क्लोज नहीं करते हो, जैसे P दे लेते हो और इसमें डमी टेक्स्ट लिखा मैंने, लेकिन अगर आप H2 क्लोज करना भूल गए तो आगे का पूरा पैराग्राफ जो होगा वो H2 ही बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ टैग्स ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं, कुछ टैग ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होते। तो HTML में ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो जब हमने कोड लिखा तो उसमें से कुछ टैग ऑटोमेटिक क्लोज हुए, लेकिन हम हमेशा से टैग को क्लोज नहीं करते हैं। जो क्लोज होते हैं उनको क्लोज जरूर करो, क्योंकि VS कोड आपको हिंट देगा। जैसे जब मैंने HR लिखा तो वो क्लोज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो क्लोज होता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने बटन लिया तो वो क्या हो रहा है, वो क्लोज हो रहा है। तो ऐसे दो टाइप के टैग होते हैं, एक होते हैं अनपेयर्ड जो क्लोज नहीं होते, और एक पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग होती है। बट आपने देखा कि ब्राउजर ने क्या किया, बॉडी टैग खुद ऐड किया, HTML खुद ऐड किया, हेड खुद ऐड किया। तो एक्चुअल में वेब पेज को प्रॉपर बनाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टैग्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोड को डायरेक्टली अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नो, हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है
पूरा का पूरा कोड HTML हेड बॉडी के कुछ टैग्स होते हैं जिनके अंदर आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड पार्ट। तो कोड कभी भी ऐसे नहीं बनता। तो पहला स्टेप, HTML की फाइल कैसे बनती है, डॉट HTML की फाइल बना के उसको रन कैसे करना है, ये सभी को क्लियर है कैसे काम होगा? जी। यस सर। किसी को डाउट है इसमें, HTML फाइल कैसे बनानी है और रन कैसे करनी है? नो? नो सर। ठीक है, तो हमने एक HTML की फाइल बनाई, बट इसमें बेसिक कोड जो होता है स्टार्टिंग में, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टैग के साथ। HTML में सबसे पहले आता है डॉक टाइप। ये क्या होता है? और ये ऐसे लिखते हैं, लेस देन एक्सक्लेमेशन के बाद डॉक टाइप। ये पहली लाइन पे आता है और ये बताता है HTML का वर्जन कौन सा है। तो करेक्टली HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 5। तो ये डॉक टाइप बता रहा है कि 5। हम लोग HTML के लेटेस्ट वर्जन 5 का यूज कर। फिर आते हैं टैग। पहला टैग होता है रूट यानी कि HTML, जिसके अंदर पहला चाइल्ड होता है हेड और दूसरा चाइल्ड होता है बॉडी। बॉडी। तो ये कुछ हमारे ह्यूमन बीइंग से दिया गया है। तो HTML मतलब एक पूरा ह्यूमन बीइंग। डॉक टाइप जिसके डिक्लेरेशन की वो एक ह्यूमन बीइंग है। ये है टैग, ये बता रहा है कि वर्जन कौन सा है। पहला टैग कौन सा है? HTML। HTML में आते हैं हेड एंड बॉडी। हेड मतलब वो कोड जो हमें नहीं दिखता या हमें नहीं देखना। बॉडी मतलब वो कोड जो हमें देखना है या यूजर को दिखाना है। जैसे हेडिंग पैराग्राफ किस में आएंगे? बॉडी, क्योंकि ये वो कोडिंग होती है जो सामने वाले पर्सन को दिखती है। तो बॉडी में लिखा कोड सामने वाले यूजर को दिखता है। हेड के अंदर लिखा कोड यूजर को नहीं दिखता। जैसे कि पेज का टाइटल, तो आपने टाइटल लिखा HTML वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड। और ये हेलो वर्ल्ड टाइटल है। टाइटल यहाँ दिखाई देगा जहाँ मेरा कर्सर है, रिफ्रेश करो, ये टाइटल है। तो क्या टाइटल पेज पे है या टैब के ऊपर आ रहा है? तो टाइटल पेज में थोड़ी है, पेज मतलब ये व्हाइट वाला पार्ट। टैब के ऊपर है। तो वो टैब के ऊपर है और ये मोबाइल ब्राउजर में तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ हमेशा कहाँ आएगा? बॉडी टैग में जो हम बॉडी में, देखेंगे। जो आप देखते हैं। गलती से आपने पैरा इन हेड एक टेक्स्ट लिखा हेड के अंदर, और तो ये गलती है, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे दिख रहा है? अगेन इंस्पेक्ट टूल से चेक कर लो। तो हमने हेड कहाँ लिखा था? पी हेड में, लेकिन ध्यान से देखो ये हेड के अंदर है बॉडी के अंदर है? बॉडी के। अगेन ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर रहा है, मतलब ये इस गलती को भी करेक्ट कर रहा है, खुद ही करेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली गलती को करेक्ट कर रहा है क्योंकि पी हेड में नहीं होता। तो हेड में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को नहीं दिखेगी लेकिन होगी जरूर? जैसे हमारा दिमाग, दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी क्या है? हमारा हमारा ह्यूमन ब्रेन। क्यों? मतलब हम लोग एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो कैपेबल। हम लोग चांद तक जा सकते हैं, हम लोग मंगल ग्रह तक जा सकते हैं। लेकिन क्या एक इंसान खुद से बना सकते हैं बिना नेचुरल प्रोसेस के? नो। इवन हम लोग नो। बॉडी का पार्ट तक नहीं बना सकते। जैसे कोई भी आर्टिफिशियल हार्ट नहीं बना सकता कोई भी कंपनी, और लोग कुछ चल रहे हैं पे भी रिसर्च कि कुछ पार्ट्स के आर्टिफिशियली जैसे बन रहे हैं। बट पूरा जैसे हम लोग सोल का कंसेप्ट कहते हैं, आत्मा का कंसेप्ट है। तो अगर ह्यूमन इतनी टेक्नोलॉजी कर ले कि हर चीज आर्टिफिशियल बन भी जाए, तो एक नकली हाथ मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट उसमें जान कहाँ से आएगी? तो बेसिकली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी इन दिस वर्ल्ड इज द ह्यूमन माइंड। मतलब ये कैसे काम करता है, कैसे ये इतना छोटा सा चीज है लेकिन ये इतनी बड़ी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो ये कैसे काम कर रहा है, इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, कैसे काम कर रही चीजें, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितना डेटा ये स्टोर कर सकता है, कितना प्रोसेस कर सकता है। तो इट्स बिट कॉम्प्लेक्स, इसको बनाना या वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो हेड कभी भी दिखता नहीं है, बट जरूरी सबसे ज्यादा यही है। हमारी बॉडी जो भी काम करती है वो एक्शंस कौन देता है? हेड देता है। हेड देता जैसे है। अभी आप सभी लोग कंप्यूटर जानते हो, आप कंप्यूटर पे अपने डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। 4 महीने बाद आप यही होगे, मतलब सेम हेड होगा, सेम बॉडी रहेगी, लेकिन आपके हेड के अंदर मैं कुछ कोड इंसर्ट करूंगा, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी। दैट टाइम यू वुड बी एबल टू क्रैक सम इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। अभी आपके पास बॉडी है, हेड है, लेकिन आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो आपका हेड बिल्डअप कर रहा है या बॉडी? हेड। हेड। जैसे अपने आप को फिट रखने के लिए
मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो एक्सरसाइज मेरे किस पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है? बॉडी। मेरी फिजिकल बॉडी को। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, तो मुझे पूरा दिन बैठना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम सिटिंग में ही जाता है, ऑफिस का काम पूरा सिटिंग है, तो ऑब्वियसली मुझे फिट रहना पड़ेगा, मेरी एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, मुझे दिन में 6-6 घंटे भी बोलना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, स्टूडेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, तो यस मुझे फिट रहना है, तो उसके लिए मैं अपनी बॉडी पे वर्क करता हूँ, तो डेली मुझे एक्सरसाइज करनी है। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे अपनी इंटेलेक्चुअल थिंग्स को, इंटेलिजेंस को भी स्ट्रांग रखना है, तो वो पार्ट मेरा बॉडी थोड़ी है, वो पार्ट मेरा हेड है। अब हेड को स्ट्रांग करने के लिए जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, योगा, प्राणायाम, ऑल दो थिंग, तो वो मेरे हेड को स्ट्रांग रखता है, और दूसरा मेरा बॉडी। तो एक ह्यूमन बीइंग में दोनों चीजें इक्वल होती हैं, हेड एंड बॉडी, बट जो यूजर को दिखेगा वो क्या है? गुड जैन। बॉडी। बॉडी लेकिन बॉडी इंटरनली जो अंदर सारे काम कर रहा है वो कौन है? हेड। जैसे आप एक गेम्स या स्पोर्ट्स देखने जाते हो, तो आप देखते हो एक पर्सन इतनी फास्ट कार चला सकता है, तो वो चला तो हाथ और पाँव से ही रहा है ना, हाथ पाँव आंखों का कानों का यूज करके एक फास्ट गाड़ी चला सकता है, वो स्किट मार सकता है, लेकिन वो स्किल्स उसकी कहाँ पे हैं? वर्किंग एंड थिंकिंग माइंड में, वो उसके हेड ब्रेन में। के अंदर है, मतलब उसने वो यस जो सर। स्किल्स सीखी है, प्रैक्टिस की है उसने कॉन्टिन्यूसली, एंड ऑल थिंग्स आर इनसाइड हिज हेड। तो हेड हमारा वो कोड है जो सामने यूजर को नहीं दिखेगा, बट ये कंपल्सरी है, और बॉडी वो कोड है जो सामने वाले पर्सन को दिखता है। हेड में एक तो टाइटल आता है, और एक और टैग आता है मेटा। ये अनपेयर्ड है, मतलब इसको क्लोज नहीं करते, और इसमें होता है कैर सेट। कैर सेट क्या होता है? कैरेक्टर एनकोड। हम लोग हमेशा UTF-8 ही यूज करते हैं ना। एक वेबसाइट पे हम कौन कौन से कैरेक्टर देख सकते हैं? जैसे कि अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन 26 लोअर होते हैं, 26 अपर केस होते हैं, मतलब 52 करेक्टर तो अल्फाबेट्स के हैं, फिर 9 करेक्टर्स तो नंबर्स के हैं, मतलब डिजिट्स के हैं, तो टोटल हो गए 62। लेकिन एक वेबसाइट हमें 62 के अलावा और भी करेक्टर दिखा सकता है। हम्म, तो फिर 62 करेक्टर तो ये हो गए ना, 26 26 अल्फाबेट लोअर, जी हाँ 26 जी अल्फाबेट जी, अपर, दिखा सकता है। इसके अलावा प्लस माइनस, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो बहुत सारे स्पेशल करेक्टर, अल्फा, बीटा, गामा, हाइफन, प्लस, एस्ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन, कोड्स, डबल कोड, सिंगल कोड, ये सारे करेक्टर हमें ब्राउजर पे दिखते हैं। एक्चुअली में अगर मैं टोटल करेक्टर की काउंट या लिस्ट बताऊं, तो ये 1 मिलियन होते हैं, मतलब 10 लाख। तो हमारा ब्राउजर में कितने करेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन। ये बट उन 1 मिलियन करेक्टर की फैमिली का नाम है, मतलब इसमें अल्फाबेट के करेक्टर्स हैं, इसमें हिंदी यानी कि देवनागरी के करेक्टर हैं, इसमें चाइनीज करेक्टर हैं, इसमें नंबर्स हैं, इसमें स्पेशल करेक्टर हैं, इवन इसमें दुनिया की जो एमोजीज है ना, जितनी भी आप फोन पे देखते हो वो सब होती हैं। तो UTF-8 बट क्या होता है? बट कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो डायरेक्टली नहीं लिख सकते कोड में। जैसे स्पेशल करेक्टर्स हैं, जैसे कि नाम याद नहीं आ रहा, कुछ चीट शीट में देखा हुआ था मैंने। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ मैं कि कौन कौन से करेक्टर्स आप लिख सकते हो। जैसे एप्पल का लोगो, क्या वो कोई करेक्टर है? एप्पल का लोगो, एप्पल कंपनी का मैकबुक का जो लोगो आता है, तो टेक्निकली आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? वो लोगो नहीं है, बट वो भी एक करेक्टर है। सी, तो उसको HTML में ऐसे लिखते हैं। तो एप्पल का लोगो तक जो है वो एक करेक्टर है, ठीक है। दूसरा हमारा इंडियन रुपी, जो कि कीबोर्ड पे नहीं होता, तो ##A377, ये इंडियन रुपी का लोगो है, ठीक है। कॉपीराइट कीबोर्ड पे नहीं होता, &COPY, ये भी आता है, तो इसे कॉपीराइट का आइकन। तो ये बहुत सारे स्पेशल करेक्टर जो आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलते, बट टेक्निकली ये UTF-8 फैमिली के अंदर होते हैं, और ये तो मैंने बहुत बेसिक बताए हैं, ऐसे टोटल 10 लाख करेक्टर होते हैं, इवन इसमें एमोजीज भी आएंगी। और आजकल तो एक एमोजी 10-10 बनती हैं, कैसे? जैसे एक हैंड है, उसके 10 कलर होते हैं ना, कुछ येलो होते हैं, कुछ लाइट येलो, कुछ डार्क, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ऑरेंज होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ करेक्टर जो इसमें होते ही नहीं है वो आप नहीं देख सकते हो, उनके लिए फिर ऑल्टरनेटिव वे होता है, जैसे कि फेसबुक का लोगो या टेक आइटम का लोगो, तो वो HTML में, मतलब इस लिस्ट में नहीं होंगे। तो इस लिस्ट में वही कोड होते हैं, वही करेक्टर होते हैं जो ग्लोबली यूज होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स, हिंदी के करेक्टर, देवनागरी, क ख ग, वो सब होंगे इसमें।
लेकिन इसमें गूगल का लोगो नहीं होगा, इसमें फेसबुक का लोगो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सब कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? जो स्टैंडर्डाइज कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे अल्फाबेट, नंबर, चाइनीज, जापानीज, हिंदी। तो हिंदी को किसमें लिखते हैं? देवनागरी, यानी कि क ख ग। तो इसमें क ख ग भी होगा, इसमें उर्दू भी होगा, अरबिक भी होगा। तो अभी मैंने बताया टोटल लिस्ट कितनी बड़ी है ये? 1 million 1 मिलियन, 10 लाख से 1 ऊपर के million कैरेक्टर हैं। तो उस फैमिली yes का sir नाम है UTF-8। तो UTF-8 क्या करता है? 10 लाख कैरेक्टर्स को, इवन वो 10 लाख कैरेक्टर मैंने भी नहीं देखे होंगे कभी, और ना ही मैंने उनमें से 1 लाख भी यूज भी नहीं किए होंगे, yes, क्योंकि बहुत से exactly कैरेक्टर तो चाइनीज के हैं, जापानीज के हैं। ओके, बट ब्राउजर उनको सपोर्ट करता है। क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? yes sir ओके, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ वेब। अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का काम होता है टैग को प्रॉपर्टी देना। तो हमारी वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी है? हम पूरा टेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश में, वो हम HTML में लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। तो दिस इज लैंग्वेज लाइक LANG, और ये HTML की ओपनिंग में आती है, कभी भी एट्रीब्यूट क्लोजिंग में नहीं आती। एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? जिन्होंने बेसिक HTML पहले से पढ़ा है, माइट बी दे नो। तो जैसे टैग स्ट्रक्चर देते हैं, चीजें बना रहे हैं, तो एट्रीब्यूट क्या करते हैं? प्रॉपर्टी दे मतलब उसको यस, वेरी प्रॉपर्टीज सिंपल वर्ड में बोले तो ये टैग को प्रॉपर्टी देने का काम करते हैं। एट्रीब्यूट का हिंदी मतलब सिंपल मतलब प्रॉपर्टी ही होता है। तो टैग क्या है? हमारा स्ट्रक्चर, उसको प्रॉपर्टी कौन देता है? एट्रीब्यूट। जैसे H1 में एक एट्रीब्यूट था अलाइन, और ये काम आज भी करता है। तो इसका काम क्या है? टेक्स्ट को सेंटर में लेके आ जाना। ठीक है, बॉडी में एक एट्रीब्यूट था टेक्स्ट रेड, ये बॉडी का कलर चेंज करता है। बट एक चीज नोट करो, टेक्स्ट और अलाइन, अलाइन रेड आ रहा है, ये दोनों आजकल यूज नहीं होते। तो ऑल्दो दे आर वैलिड एट्रीब्यूट, लेकिन 5 ने डिसअलाउ कर दिया, क्योंकि 5 एक लैंग्वेज नहीं, 3 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है। तो HTML बनाएगा, डेकोरेट कौन करेगा? cascading रिस्पॉन्सिबल HTML फॉर प्रेजेंटेशन, CSS। और एक्चुअल में ये काम प्रेजेंटेशन का ही तो था, मतलब ये डेकोरेशन का काम है ना। तो किसी टाइम पे HTML डेकोरेशन खुद करता था, अब ऐसा नहीं है। अब डेकोरेशन करने के लिए उसके पास एक टीम है, और वो टीम CSS है। तो HTML से बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टाइल नहीं देगा। जैसे एक बिल्डिंग है, तो बनाने वाले लोग अलग होते हैं, पेंटर अलग होते हैं, और इलेक्ट्रिशियन अलग होते हैं। तो तीनों चीजें डिवाइड होगी ना, तभी तो काम अच्छा हो रहा है, बिल्डिंग अच्छी बन रही है, मजबूत बन रही है पहले से। ठीक है, तो HTML का काम सिर्फ बनाना है। एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? उनको प्रॉपर्टी देना। ये एट्रीब्यूट खत्म हो गया, डिलीट हो गया है, मतलब यूज करोगे चलेंगे, बट टेक्निकली हमें इनको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये लैंग क्या है? एट्रीब्यूट। कैसर क्या है? देयर एट्रीब्यूट। सो HTML का सारा स्ट्रक्चर इन्हीं से बनता है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट से। ठीक है, टैग मैंने आपको बताया 145 है जिनसे वेबसाइट बनती है, लेकिन एट्रीब्यूट्स की कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि एट्रीब्यूट कस्टम ही बन जाते हैं। मतलब यू कैन से कि वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन HTML। ठीक है, सो टोटल कितने टैग्स हैं वेबसाइट में, कैसे कैसे इन टैग्स को यूज करना है, कैसे इनको स्टडी करना है, कैसे इनको प्रैक्टिस करना है, और इनसे क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं। और वही हमारे नेक्स्ट सेशन से, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टैग्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को एक एक करके पढ़ते जाएंगे, और उनको अपनी वेबसाइट में यूज करते जाएंगे। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें सिर्फ HTML एंड HTML5 के टैग्स पढ़ने हैं। फिर आफ्टर 3 वीक्स हम लोग CSS के साथ उसको डेकोरेट करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट 2 मंथ हमारा डिजाइनिंग चलेगा, HTML, CSS, HTML5, CSS एंड फोटोशॉप। फिर 2 मंथ्स के बाद जावा से शुरू होता है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे वी हैव टू स्टार्ट विद दिस। ओके।